गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन में वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा पढ़ाई करते होंगे और मेरे इस वीडियो को आप लोग सभी को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर वर्ग 8 का विषय विज्ञान पाठ है, वही पाठ जो है 6 बल एवं दाब भाग 2। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बल और दाब में बल के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग भाग 2 लेकर आए हैं दाब, यानी यह दाब क्या है और यह हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दाब जो होता है वह बल पर ही निर्भर है, यानी अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो ही वह दबाव बना पाएगा। अगर हम बल नहीं लगाएंगे तो वह दबाव भी नहीं बनेगा। यानी बल और दाब एक दूसरे का पूरक है, यानी बल लग रहा है इसका मतलब दाब लगेगा, और अगर कहीं पर कोई दाब लग रही है, दबाव लग रहा है, तो इसका मतलब उस पर जरूर कहीं ना कहीं बल लग रहा है। तो दबाव क्या है? जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है, जैसा कि अभी हम आप लोग को बताएं कि दबाव वहीं पर बनेगा जहां बल कार्यरत है या बल लगेगा। अगर बल लग रहा है इसका मतलब यह है कि उस पर दबाव लग रहा है। दबाव उत्पन्न होता है, यानी जब किसी वस्तु पर बल कार्यरत होता है तब वह क्या होता है? दबाव उत्पन्न होता है। यानी अगर हम बल लगाएंगे तभी दबाव उत्पन्न होगा, यानी बल और दाब एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के परस्पर हैं। ठीक है। अब यहां पर हम लोग दबाव का एक परिभाषा देखेंगे। एकांक, एकांक मतलब हो जाता है जहां एक, ठीक है, एकांक मतलब एक एक, एकांक एक के अंक में, ठीक है, क्षेत्रफल पर, यानी जहां निश्चित क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का दबाव कहते हैं। यानी अगर हम देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि आप एक पेन ले लीजिए और यह पेन का जो सबसे किनारे का नोकी है, अगर उस पर हम अपने हथेली पर इस तरह का एकांक क्षेत्रफल पर जो दबाव लगाएंगे, बल लगाएंगे, उसी बल को जो एकांक क्षेत्रफल पर, यहाँ पर इस क्षेत्रफल पर जो दबाव पड़ता है, जो बल पड़ता है, इसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे? दबाव कहेंगे। ठीक है। आप बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं। तो जिस क्षेत्रफल पर दाब बल लग रहा है, बल लग रहा है, उस क्षेत्रफल को हम लोग दबाव कहते हैं। यानी दबाव का मतलब हो गया बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल जितने क्षेत्रफल पर लग रहा है उसी को हम लोग दबाव कहेंगे। आप शॉर्ट शब्दों में बल बटा क्षेत्रफल। कभी कभी परीक्षा में आप लोगों को पूछ देगा दबाव बराबर खाली स्थान बटा क्षेत्रफल, या बल खाली स्थान दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जैसे दबाव क्या होगा कि अगर आप एक कांटी है, ठीक है, अगर उस कांटी को आप जोर से इसे दबाएंगे तो आप देखेंगे कि वह आपके हाथ में घुस जाएगा। अगर इस पेन को हम बहुत कस के दबाए तो ये हो सकता है कि पेन हमारे हथेली में चुभ सकता है और यह अंदर भी जा सकता है। लेकिन अगर हम बहुत सारे पेन को एक जगह जमा कर ले और उसको अगर हम दबाव बनाएं तो शायद वो नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा? अगर एक पिन जो है, अगर आप एक कांटी है, अगर उस कांटी को आप दीवार में ठोक रहे हैं तो आसानी से घुस जाता है, लेकिन आप 2-3 कांटी एक साथ लेकर दीवार में करेंगे तो नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया
कि एक पिन का संपर्क सतह का क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए उस पर दबाव ज्यादा लगता है। यानी जिसका क्षेत्रफल कम होगा दबाव उस पर ज्यादा पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि ये पेन का नोकीला भाग है, ये पेन का चपटा भाग है। अगर हम इस पेन का नोकीला भाग पे दबाव डालेंगे तो ये हमें दर्द करेगा, और अगर हम नोकीला भाग छोड़कर विपरीत उसका उल्टा नुकीला का उल्टा साइड में अगर हम दबाव डालेंगे तो शायद हमें उतना दबाव या उतना चोट नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल, जो इसका नुकीला भाग का क्षेत्रफल ये ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से इस पर दबाव कम लगेगा। ठीक है, और इस पर क्षेत्रफल कम होने की वजह से दबाव ज्यादा होगा। इसीलिए जो कांटी होता है, आप देखेंगे कि जो नुकीला कांटी होता है वो दीवार पर जल्दी ही ठुक जाता है, और जो पिन का नुकीला भाग नहीं होता है, यानी उस पर चौड़ा भाग होता है, वो दीवार पर नहीं जाता है। तो यानी वो क्या हो जाता है, उस पर वो जगह फैल गया, तो फैलने पर दबाव कम लगेगा, और जिस पर क्षेत्रफल कम होगा उस पर दबाव ज्यादा लगेगा। दबाव का अंतरराष्ट्रीय मान, दबाव का अंतरराष्ट्रीय, इसको याद रख लीजिएगा, दबाव का अंतरराष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी N/m²। ठीक है, दबाव का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और इसको शॉर्ट शब्दों में कहते हैं पास्कल यानी PA भी कहा जाता है। ठीक है, PA याद रखिएगा कि दबाव का अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल भी होता है। दबाव का अंतरराष्ट्रीय मात्रक पास्कल भी होता है। कभी कभी एग्जाम में PA भी दे देता है, कभी N/m² भी दे देता है। तो इसको आपको याद रखना है, जिसमें भी आपको दे दे तो आपको उसको याद रखना है। तो एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको एक दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। यानी अगर इस पेन का संपर्क जितना पतला होगा, कभी कभी हम लोग कपड़ा सीते हैं सुई से तो वो सुई चुभ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका सुई का जो नुकीला भाग होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है। तो अगर क्षेत्रफल कम होगा तो उस पर दबाव उतना ज्यादा होगा। जैसे ये कलम का नीब है, नुकीला भाग है, ये आसानी से चुभ जाएगा, लेकिन जो इसका मोटा भाग है, जो क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उस पर ये नहीं चुभेगा। कारण क्या है कि जिसका क्षेत्रफल संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। दिए हुए बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना ही कम होगा। अभी हम लोग देख लिए, संपर्कित सतह का क्षेत्रफल नियत होने पर बल के बढ़ने से दबाव बढ़ता है तथा बल के घटने से दबाव घटता है। अतः दबाव आरोपित बल तथा बल के कार्य करने के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगर हम किसी वस्तु पर बल ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, तो उस पर दबाव भी जो है वह बढ़ेगा। यानी बल के बढ़ने से दबाव ज्यादा बढ़ेगा और बल के घटने से दबाव भी घट जाएगा। यानी बल पर ही निर्भर है। अगर हम किसी वस्तु पर बल ज्यादा लगाएंगे, जैसे ये पेन है, अगर इस पेन पर हम बल कम लगाएंगे तो यह नहीं टूटेगा, दबाव नहीं बनेगा, और इस पर ज्यादा लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, इस पर दबाव बनेगा। ठीक है, तो यानी दबाव जो है वो बल पर भी निर्भर करता है। हम लोग दैनिक जीवन में भी दबाव का हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। जैसे गद्दे पर खड़े होने पर अधिक दबाव, जबकि गद्दे पर लेटने पर कम दबाव रहता है। जैसे आपके यहाँ गद्दा है, आप गद्दे पर खड़ा हो जाइए तो आप देखेंगे कि वो गद्दा ज्यादा धंस रहा है, और अगर उसी गद्दे पर आप सो जाइए तो आप देखेंगे कि उस पर दबाव कम लग रहा है, कम धंस रहा है। जैसे आप बालू है, कहीं पर बालू गिरा हुआ है, आप बालू के ऊपर खड़े हो जाइए तो आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा पैर अंदर घुस जाता है। लेकिन अगर आप उस बालू पर लेट जाइए, ठीक है, लेट जाइए, तो आप जमीन पर बालू पर बहुत कम धंसेंगे। इसका मतलब आप खड़े थे तो क्षेत्रफल कम था, दबाव ज्यादा पड़ा, जब आप लेट गए तो क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, दबाव कम हो गया। ठीक है,
उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे कि अगर आपको सब्जी या फल काटना है तो आप एक धारहीन चाकू लीजिए, जिसको हम लोग भुटकाल कहते हैं, जो भुटकू होता है, जिसका धार तेज नहीं होता है। धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू से फल या सब्जी काटना आसानी से कट जाता है। अगर आप धारहीन यानी भुटकाल चाकू लीजिए और एक धारदार एक चाकू लीजिए, आप दोनों से काटिएगा तो देखिएगा कि धारदार जो चाकू होता है वो आसानी से सब्जी काट लेता है, क्योंकि चाकू का अगर धारदार मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, इसलिए वो सब्जी आसानी से कट जाता है। जबकि धारहीन जो चाकू होता है उसका क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए सब्जी नहीं कटता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि ट्रैक्टर को जोड़ देखे होंगे, ट्रैक्टर जो मशीन होता है उसका पिछला चक्का देखते हैं कितना मोटा होता है ना, और आगे का चक्का पतला होता है। आप जरा सोचिए अगर पीछे का चक्का पतला होता तो क्या होता, परेशानी होती, क्योंकि ट्रैक्टर का मशीन का वजन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्विंटलों में चलता है, टनों में चलता है, और अगर वो पतला टायर लगा देगा तो उसके भार से वह चक्का क्या होगा, दब जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग सभी के पास बैग है, बैग का आप देखते हैं कि जो उसका बेल्ट होता है, फीता होता है, वो चौड़ा होता है, मोटा होता है। अगर उसके जगह पर पतला अगर फीता लगा दीजिए तो क्या होगा, पतला फीता उसका क्षेत्रफल कम होगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में दबाव ज्यादा पड़ेगा और आपको दर्द होगा। लेकिन चौड़ा फीता होने से क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आप पर दबाव कम लगेगा। इसीलिए देखिएगा कि जो बैग के जो फीते होते हैं है ना, वो चौड़े होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आप एक पतली रस्सी ले लीजिए और एक मोटी रस्सी ले लीजिए तो आप देखेंगे पतली रस्सी से खींचना और मोटी रस्सी से खींचना में बहुत अंतर होता है। पतली रस्सी में आप तुरंत जलन महसूस होने लगता है, दर्द होने लगता है, जबकि मोटी रस्सी से आप खींचते हैं तो दर्द नहीं होता है। पतली रस्सी में क्षेत्रफल कम होता है, जिसकी वजह से दबाव ज्यादा पड़ता है और आपको दर्द लगता है। मोटी रस्सी का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, दबाव आप पर कम लगेगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे चीजों का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है कि वो अक्सर चौड़ा ही बनाया जाता है, पतला नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि तरल, ये तो हो गया ठोस, तरल पदार्थ यानी द्रव और गैस, क्या द्रव और गैस पर भी दबाव का असर पड़ता है? तो चलिए, द्रव के द्वारा आरोपित दबाव, इसके लिए हम लोग 3 एग्जांपल लिए हुए हैं कि जब द्रव जो होता है, द्रव मतलब पानी हो गया, दूध हो गया, है ना, जो तरल पदार्थ है, पानी, दूध, बहने वाली चीजों को द्रव कहते हैं। द्रव के द्वारा आरोपित दबाव, यानी अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 2 टैंकी है। ठीक है, एक जो है पतला है और एक देखिए चौड़ा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों पर पानी भर दिए हैं, एक छेद को ऊपर, एक बीच में, एक नीचे। उसी तरह से एक बर्तन है जिस पर हम समान दूरी पर छेद कर दिए हैं और इसके ऊपर में पानी डाल दिए हैं। तो आप देखेंगे कि गहराई के बढ़ने से दबाव बढ़ता है। यानी अब यहाँ देखिए, ये पानी का गहरा भाग ये हो गया। अब देखिए जो गहरा है वो ज्यादा दूर तक पानी जा रहा है, जो थोड़ा सा ऊपर है तो ये कम दूरी पर जा रहा है, और जो सबसे ऊपर छेद है उससे पानी सामने ही गिर रहा है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई कम, ऊंचाई ज्यादा होते जा रही है, दबाव उस पर ज्यादा पड़ रहा है। और अगर हम समान गहराई पर सभी दिशाओं, अगर हम समान गहराई पर छेद कर दें बर्तन में, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ समान दूरी पर पानी फैलता है। यानी गहराई जैसे जैसे बढ़ते जाएगी दबाव भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और समान गहराई रहेगा तो उसका जो पानी है वो चारों तरफ समान दूरी से फैलेगा। इसके बाद एग्जाम्पल 2 है। आप यहाँ पर देखेंगे कि द्रव का दबाव बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। बर्तन की आकृति या दबाव क्या है, अब देखिए ये पतला सा एक बर्तन है, ये मोटा है, थोड़ा सा चौड़ा है। अब इस पर हम लोग समान दूरी पर छेद कर दिए हैं, ये चौड़ा बर्तन है, इस पर भी समान दूरी पर छेद कर दिए हैं। लेकिन जैसे हम इस पर पानी डालते हैं तो आप देखेंगे कि यह पानी जो है वो समान दूरी पर
चारों तरफ फैल रहा है, चाहे वो मोटा बर्तन हो या पतला बर्तन हो। यानी द्रव का जो दबाव होता है वो बर्तन के आकार या साइज पर निर्भर नहीं करेगा, यह निर्भर करेगा ऊंचाई पर। ठीक है, अगर बर्तन ऊंचा है तो जो सबसे नीचे का दबाव होगा उसका दबाव ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 3 हम लेते हैं। एग्जाम्पल जब हम लोग 3 देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यह जो दबाव होता है, याद रखना है कि द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं के समान दबाव लगाया जाता है, इसे पास्कल का नियम कहते हैं। पेज नंबर 79 में आप लोग देखेंगे ऊपर वाले में कि द्रव द्वारा समान गहराई पर, देखिए समान गहराई पर सभी दिशाओं में, समान गहराई है और ये सभी दिशाओं में बराबर बराबर मात्रा में दबाव लगाया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। अब देखिएगा, ठीक है, इसके बाद है कि बर्तन की चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई, बर्तन का जो है आकृति पर किसी प्रकार से कोई निर्भर नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं कि यह एक बेलन है और बेलन के नीचे हम लोग रबड़ का पन्नी लगा दिए हैं, तीनों बर्तन। अब यहाँ पर देखिए इसमें पानी नहीं डाले हुए हैं तो ये सटा हुआ है, जैसे इसमें हल्का पानी डालते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जैसे इसमें और पानी डालते हैं तो देखिएगा कि रबड़ का जो फैलाव है, पन्नी है, वो थोड़ा सा फैल जाता है। जैसे अक्सर हम लोग होली में हम लोग क्या करते हैं, बैलून में पानी को डाल देते हैं। अगर उसमें हम लोग कम पानी डालेंगे तो उसका फैलाव कम होगा, ज्यादा पानी डालेंगे तो फैलाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो है निर्भर होता है उसके आकृति पर, निर्भर होता है उसके ऊंचाई पर, आकृति पर नहीं। ठीक है, रबड़ की झिल्ली पर दबाव, जैसे जैसे हम उस पर पानी का मात्रा बढ़ाते जाएंगे, ऊंचाई बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे रबड़ का जो झिल्ली है उस पर दबाव बढ़ते चला जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, तो ये तो हो गया द्रव में, है ना। उसके बाद देखेंगे गैस। तो अक्सर हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं या साइकिल चलाते हैं तो उसमें हवा की बहुत अहम भूमिका होती है, गैस की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं और टायर का हवा कम हो गया या नहीं है तो आप देखेंगे कि आपको साइकिल को चलाना बहुत मेहनत के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या अगर वैसे चलाएंगे तो नुकसान भी होगा। ठीक है, ज्यादा उसमें जोर लगेगा। और अगर आप फुटबॉल में हवा निकाल दे और फुटबॉल खेलेंगे तो देखेंगे कि आपको चोट भी लगेगा और गेंद जो है ज्यादा दूर जाएगा भी नहीं, आपको ज्यादा बल लगाना भी पड़ेगा और ज्यादा दूर जाएगा भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग गेंद पर, बैलून पर या टायर पर जैसे ही हम लोग हवा डालते हैं तो हवा एक दूसरे को जो है दबाव डालता है और दबाव डालने के बाद जो है वो टायर को, ट्यूब को, फुटबॉल को, गुब्बारा को वो फैलाने का काम करता है। ठीक है, अगर हम उसको ज्यादा हवा भर देंगे तो वो फूट भी सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, यानी हवा भी जो होता है वो दबाव डालता है। ठीक है, और इसी हवा दबाव की वजह से ही जो है हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत कस के रोते हैं। इसका वजह क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे जब गर्भ में रहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे गर्भाशय में पढ़ेंगे, तो बच्चा जो गर्भ में रहता है तो पानी में रहता है, वहां पर उसको पानी में थोड़ा सा कम दबाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसके साथ वो बहुत तेज से हवाओं का जो है, ऑक्सीजन का एक हवा जो होता है उसको चाहिए जिंदा रहने के लिए, और जैसे ही हवा उसके अंदर में जाता है वो फेफड़ों को बिल्कुल ही फैला देता है, जिसकी वजह से काफी दर्द होता है और बच्चा रोने लगता है। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर जन्म के समय बच्चा नहीं रोता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है ना। उसको डॉक्टर जो है रुलाने की कोशिश करता है, जिसमें एक फिल्म है 3 इडियट, आप इस फिल्म को देखे होंगे। जो लास्ट जो पोर्शन होता है उसमें जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो रोता नहीं है और अंत में फिर उसको जो है मारा जाता है, थोड़ा सा रेड किया जाता है, उसको पीठ से ठोका जाता है। जब नहीं रोता है तो फिर वो फिल्म है, जब उसको ऑल इज वेल कहा जाता है तो बच्चा रोने लगता है, और जब वो बच्चा रोता है तो देखिएगा कि चारों तरफ फिर एक खुशी की माहौल फैल जाती है। यानी बच्चा रोना, इसका मतलब है कि वो, अब ये नहीं कि बच्चा चोट लग गया है उससे रो रहा है, वैसे नहीं। शुरू बार जो जब बच्चा
गर्भ से बाहर निकलता है तो रोना अति आवश्यक है, क्योंकि उसमें हवा का प्रेशर बनता है। तो चलिए, हवा भी जो होता है वो हमें गैसीय दबाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो गैस जो होता है वो दबाव डालता है। जैसे बैलून हो गया, फुटबॉल हो गया, आपका ट्यूब टायर हो गया, देखते हैं बड़ा बड़ा गाड़ी जो होता है, बस हो गया, डंफर हो गया, हाइवा हो गया, है ना, ठीक है, ट्रैक्टर हो गया, ये सब भारी मशीनें जो होती हैं वो सभी एक टायर पर निर्भर करती है। और उस टायर में क्या भरा जाता है? गैस भरा जाता है। अगर गैस किसी तरह से निकल गया तो देखते हैं कि बस चलने नहीं लगती है ना। और अगर नहीं चलेगी और जबरदस्ती उसको चलाएंगे तो बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम, खराबी आ सकती है। तो वायुमंडल में स्थित हवा का भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दबाव, इसको याद रखिएगा, वायुमंडल में स्थित हवा का भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। यानी वायुमंडल इतना ऊंचा है ना, और ऊपर से जो हमें दबाव मिलता है उस दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। और जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे यह दबाव कम होते जाएगा। जैसे अगर आप जमीन में है, यहाँ पर अभी हम लोग आसानी से दौड़ लेते हैं, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, खड़ा होते हैं, सब काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे हम पर हवा का दबाव कम होते जाएगा और हम क्या होंगे, धीरे धीरे हमारे ऊपर दबाव कम होगा। अगर आप गैस पहन के नहीं जाएंगे, जैसे अंतरिक्ष यात्री लोग सिलेंडर, हवा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, अगर हम लोग ऐसे ही चल जाएंगे तो जो हमारा खून होता है वह भी खून बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा नाक के माध्यम से। अच्छा, ब्लड का भी चलना ये प्रेशर है, दबाव है ना। दबाव से ही हमारा ब्लड जो होता है वो शरीर के चारों ओर घूमता है। जैसे हम लोग खड़े होकर आसानी चलते हैं तो ये वायुमंडलीय दबाव जो होता है हमें चारों ओर से दबाव डालता है, ऊपर से भी चारों ओर से, जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं। अगर ये वायुमंडलीय दबाव नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, है ना, हम लोग सही ढंग से चल नहीं पाएंगे। अक्सर आप देखे होंगे कि एक रबड़ का चूसक होता है ना, उसको आप अगर जहां मांस होता है अगर ऐसे करके जोर से चिपका दीजिएगा तो जैसे भी मोबाइल का स्टैंड आ गया आजकल, मोबाइल का स्टैंड में इसे दबा दीजिए, वो मोबाइल आपका खड़ा हो जाएगा। तो ये सभी वायुमंडलीय दबाव के कारण ही होता है। चलिए, एक छोटा सा हम लोग आप लोग को एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोलेंगे। जैसे कि आप एक गिलास ले लीजिए और गिलास में जो है पूरी तरह से पानी को भर दीजिए, और पूरी तरह से पानी भरने के बाद एक जो है रैपर ले लीजिए, ठीक है, और उसको गिलास को नीचे से दबा दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो दबाव नहीं अति पड़ता है, दबाव उस पर पड़ता है, जिसके वजह से मेरे पास देखिए गिलास है और इस गिलास में जो है हम पानी पूरी तरह से भर दिए हैं, वहां से दिखाई नहीं पड़ेगा। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, एक चार्ट का जो है वो पेपर हम इस तरह से इसको रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे दबा देंगे और दबाने के बाद जो है हम इसको इस तरह से पलट देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह से गिलास को छोड़िएगा तो आप देखिए ये पानी नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? कि नीचे से वायुमंडलीय दबाव इसको पड़ रहा है, देखिए, ठीक है, देखिए नहीं गिर रहा है पानी। यानी यह वायुमंडलीय दबाव की वजह से ही है कि जब हम लोग पानी भर लेते हैं इसके ऊपर में एक चार्ट पेपर डाल दीजिए, है ना, और इसको इस तरह से ढक ऐसे करके पलट दीजिए, और जब इसको आप उठाएंगे तो यह पानी नहीं गिरेगा, ठीक है, पानी नहीं गिरेगा। तो ये किस लिए नहीं गिर रहा है? ये जो सीट है, चार्ट है, इसको वायुमंडलीय दबाव जो है उसको डाले हुए है, जिसकी वजह से ये पानी नहीं गिर रहा है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं, है ना। एक बहुत महान वैज्ञानिक थे 17वीं शताब्दी में, जर्मनी के एक वैज्ञानिक ओटो वान गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के पंप का आविष्कार किया। देखिए, बर्तन से वायु को बाहर निकालना, इस पंप की सहायता से उन्होंने वायु दबाव के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले, जिससे प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था, यानी 51 सेंटीमीटर था, इन गोलों को साथ जोड़कर उसके बीच की वायु निकाल दी। प्रत्येक अर्धगोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु दबाव का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग ना कर सके।
अब यहाँ पर देखिए, ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ओटो वान गैरिक, है ना। इन्होंने क्या किया, ये जो 51 सेंटीमीटर का गोला है इसके बीच से हवा को निकाल दिया पूरा। और इसकी दोनों साइड जो है कितने घोड़े, 8 घोड़े, इधर भी 8 घोड़े, इधर भी 8 घोड़े। और इस पर जब इसको खींचने के लिए कहा गया तो यह नहीं खींचा, यानी यह जो है अलग नहीं हो पाया। इसका मतलब जब इसको हम वायु को बाहर निकाल देते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको चारों ओर से इतना कस के अधिक था कि इस पर 8 घोड़े भी इस अर्धगोले को निकाल नहीं पाए। ये बहुत अच्छा प्रयोग था गैरिक महोदय के द्वारा। और इस तरह से आज हम लोग जो है दबाव जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह चैप्टर अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसका अभ्यास जो है वो बनाकर दिखाएंगे। आप लोग इसका अभ्यास बना लेंगे और इस अभ्यास को बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर डालेंगे। अगर किसी तरह से किन्हीं को कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वह निश्चित तौर पर हमसे कांटेक्ट करेंगे। और इसको बनाने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। और तब तक के लिए सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।